जय हिंद साथियों। तो हम लोग आज यूटेरिया 7500 प्लस का सेट नंबर 7500 प्लस का सेट नंबर 10 देखेंगे। तो चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हम लोग इसको फटाफट देखेंगे और रिवीजन के तौर पे बहुत बढ़िया, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। आप लोग भी आंसर मारिएगा और देखिएगा कितना सही हो रहा है। तो जितना आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, इतना सही हुआ मेरा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को इंगित करता है? एक बार प्रश्न, मानव व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? तो पराशरण नियमन को करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पराशरण नियमन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वसन की दर घट जाती है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर को प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? बायोलुमिनेसेंस। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। कन्वेंशन और लागू। कन्वेंशन कब हुआ था, कब लागू हुआ था? तो बेसल कन्वेंशन 1992 में सही है। रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में, ये भी सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में, ये भी सही है। तो सभी के सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार और पढ़ते हैं। बेसल कन्वेंशन कब लागू हुआ था? 1992 में। रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में और स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में। सभी सही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? पीतल के रंग को खराब करने का उत्तरदायी है हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड HS। हाइड्रोजन सल्फाइड HS। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडमियम नहीं आता है। कैडमियम। थोरियम भी आता है, इससे बम बनता है। प्लूटोनियम का भी बनता है और यूरेनियम का भी। सभी नवीकरणीय रिएक्टर में भी काम करते हैं। तो आपको पता है कैडमियम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल के किस अवस्था में तापक्रम सर्वाधिक होता है? जल के किस अवस्था में तापक्रम सर्वाधिक होता है? तो सबसे जलन किससे होता है? तो वाष्प। पानी का जो वाष्प बनता है उससे बहुत ज़्यादा जलन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन के निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन डी सबको पता है। विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो सबको पता है जी। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर तो दे रहा है विटामिन ए, रेटिनॉल। ए का निर्माण नहीं होता है क्या? इसमें दे रहा ऑप्शन में विटामिन ए। चलिए विटामिन ए का अगला प्रश्न देखते हैं। अल्फा नामक विष निम्न में से किससे बनता है? अल्फा नामक विष निम्न में से किससे बनता है? तो एक कवक से बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? एक व्यक्ति में तंत्रिका तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तंत्रिका कोशिका की लंबाई तो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। चलिए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो छिपकली स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा हड्डी हथेली में पाई जाती है? निम्न में से कौन सा हड्डी हथेली में पाई जाती है? तो मेटाकार्पल्स हथेली में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोशिका भित्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? तो सारनाथ लाट। ऑप्शन नंबर डी सही है, सारनाथ लाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान किया था? भूमि अनुदान किया था तो हर्षवर्धन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो पर्ण था। ऑप्शन नंबर डी सही है, पर्ण था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरब यात्री अल मसूद ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? अरब यात्री अल मसूद ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर डी सही है, महिपाल प्रथम। पालों को प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का तात्पर्य क्या है? उपरिका शब्द का तात्पर्य क्या है? भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कनौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। चोल नहीं थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे, पांड भी नहीं थे। तो ऑप्शन 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं कुतुब मीनार के निर्माण फिरोजशाह घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटना को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था पहले, उसके बाद फिरोजशाह तुगलक का मृत्यु हुआ था, भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, कृष्णदेवराय का शासनकाल शुरू हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत के दौरान फणम शब्द का उल्लेख किया गया था। फणम शब्द का उल्लेख किया गया था तो सिक्के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए तो लॉर्ड मेयो के कथन पर विचार करते हैं हम लोग। तो देखते हैं, लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे। बिल्कुल गलत है, 5वें नहीं थे। भारत के प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था 1872 में। सही है, 1871 में। चलिए, इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1972 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन दफनाया गया, ये भी सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 2, 3, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ दिया। तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, तीनों। ऑप्शन नंबर सही है डी, तीनों के तीनों छोड़ दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित गठन था? किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो मैसूर, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? कहाँ परिलक्षित होता है? तो पुडुचेरी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, पुडुचेरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों को वार्ताएं की? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए सही है, अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनता है, सही है। सप्तऋषि उष्रा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनता है, सही है। शुद्ध ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी के कक्षाओं के मध्य होते हैं, बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा क्षुद्र सिरे हैं, ये भी सही है। 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी सही, डी सही है, 1, 2, 4। चलिए सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या मैकल सूता कहा जाता है? तो नर्मदा को। मैकल सूता किसे कहा जाता है? तो नर्मदा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरता है? मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए सही है, मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का वह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति को राज्यों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर
ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा के प्रवक्ता नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होता है? किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थिरता और स्वतंत्रता। स्थिरता और स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघनीय है? भारत का संविधान परिसंघनीय है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन नंबर डी सही है, केंद्र और राज्य शक्तियों का वितरण। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर सी सही है। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है। लोकसभा का सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है तो लोकसभा अध्यक्ष का। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निषाद मिशन इसरो तथा किसके मध्य संयुक्त परियोजना है? तो नासा के द्वारा। इसरो और नासा को द्वारा निषाद हुआ था मिशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? तो इंदौर घराने से। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो डेविड स्टर्न ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, डेविड स्टर्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गायाजी के कुल लंबाई कितनी है? तो 441 मीटर है। 441 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? तो आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो कीटनाशक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स
के द्वितीय नियम, थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ टिप्स दिया है उसे देख लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में, यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में ऋचाएँ को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। हमने लगभग 20 मिनट में 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही कर चुके हैं और ऋग्वेद के थोड़ा सा संक्षिप्त भी देख लिए हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेट नंबर 11 में। तो चलिए वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। जय हिंद।